छोटे दल तय करेंगे एनडीए और महागठबंधन की किस्मत। चिराग से लेकर मुकेश सहनी की किस्मत होगी तय। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का सियासी भविष्य भी दांव पर। बिहार में दूसरे चरण में 122 सीटों पर होगा मतदान। बिहार में नई सरकार किसकी होगी, इस सवाल का जवाब अब कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की वोटिंग भी कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3,70,13,556 मतदाता करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव में मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तो चंपारण बेल्ट से शाहाबाद मगध क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। इस फेज की 122 सीटों में 101 सीटें जनरल तो 19 अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2020 के चुनावी नतीजों में यहां काफी करीबी मुकाबला रहा था। एनडीए को 66 सीटों पर जीत मिली थी तो महागठबंधन 49 सीट जीत पाया था। ऐसे में एनडीए के लिए चुनौतियां ज्यादा रहने वाली है। वो इसलिए जहां वोटिंग होनी है वो महागठबंधन का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। इस हिस्से में छोटी पार्टियों की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो दूसरे चरण में कैसे सहयोगियों पर निर्भर दिखाई दे रही है बीजेपी, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किस गठबंधन को जीत मिलेगी, ये छोटी पार्टियां तय करेंगी। दूसरे चरण में भी कांटे का मुकाबला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगियों को जो दल ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थक का वोट ट्रांसफर करने में कामयाब रहता है वो गठबंधन भारी पड़ेगा। ऐसे में छोटी सियासी पार्टियों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इस चरण में जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक और मुकेश सहनी से लेकर दीपांकर भट्टाचार्य तक हर किसी पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस चरण में कुछ सीटों पर मजबूती से लड़ती दिखाई दे रही है। दूसरे चरण के मुकाबले वाली सीटों की बात हम करें तो एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एलजेपीआर कुल 28 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए में चिराग को कुल 29 सीटें मिली थी, इनमें से एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 सीट मिली है और इन सभी सीटों पर दूसरे चरण में ही वोटिंग होनी है। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को मिली 6 में से 4 सीटों पर इसी चरण में मतदान हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा की किस्मत का फैसला भी दूसरे चरण में होगा। अब बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 12 सीटें मिली हैं, जिसमें से 7 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग है। 2.6% निषाद वोटों के चलते सहनी पर पूरे महागठबंधन की नजरें बनी हुई हैं। सीपीआई-एमएल 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 7 सीटें दूसरे चरण की हैं। खासतौर पर शाहाबाद रीजन में सीपीआई-एमएल के दबदबे की परीक्षा होगी। सीपीआई की 9 में से 4 और सीपीएम की 4 में से 1 सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। वाम दलों के लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका है। वैसे देखा जाए तो एनडीए में क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा इस चरण में हो रही है। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की सियासी हैसियत दूसरे चरण में पता चल जाएगी। दूसरे फेज में सीमांचल इलाके की 24 सीटें हैं तो शाहाबाद मगध की 46 सीटें हैं, चंपारण बेल्ट की 21 सीटें हैं तो मिथिलांचल और कोसी इलाके की 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। सबसे ज्यादा 71 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 55 सीटों पर तो जेडीयू के उम्मीदवार 44 सीटों पर मैदान में है। कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज 120 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दूसरे चरण में 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 के चुनाव में दूसरे चरण की सीटों में से सबसे ज्यादा 42 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। जेडीयू 20 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी और जीतन राम मांझी की हमने 4 सीटें जीती थी। महागठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा सीट आरजेडी को 33 मिली थी। कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सीपीआई-एमएल को 5 सीटों पर जीत मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को मिली सभी 5 सीटें और एक निर्दलीय विधायक भी दूसरे चरण में हो रहे मतदान वाली सीटों से ही चुनाव जीते थे। चुनाव के बाद बसपा और निर्दलीय विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया था। इसके चलते एनडीए का आंकड़ा 68 पर पहुंच गया था। अब हम बात करें कि किस रीजन में किस दल का दबदबा रहा तो सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले शामिल हैं। इन जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। इसका फायदा महागठबंधन को मिला। 2020 के चुनाव में इन 24 सीटों में से महागठबंधन को 12, एनडीए को 6 और ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। शाहाबाद मगध क्षेत्र में 46 सीटें थी। इसमें मगध में एनडीए तो शाहाबाद में महागठबंधन को बढ़त मिली थी। 23 सीटें एनडीए को मिली थी तो महागठबंधन को भी 23 सीटें मिली थी, यानी मुकाबला बराबरी का रहा। इस रीजन में औरंगाबाद, जहानाबाद,
अरवल, आरा, बक्सर, सासाराम और गया शामिल हैं। आरा में पहले ही चरण में चुनाव हो चुका है, जबकि बाकी जिले में दूसरे चरण में चुनाव है। यहाँ यादव, कुर्मी, राजपूत, दलित और भूमिहार वोटर किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंपारण बेल्ट की 21 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को बड़ी हार मिली थी। उसके हिस्से सिर्फ 4 सीटें आई थी, तो एनडीए को 17 सीटों पर जीत मिली थी। ये कह सकते हैं कि 2020 में एनडीए को जो जीत मिली थी उसमें चंपारण का सबसे बड़ा योगदान था। मिथिलांचल और कोसी की 31 सीटों में भी एनडीए का ही दबदबा रहा था। यहाँ एनडीए को 20 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन 10 सीटें और 1 सीट पर बीएसपी उम्मीदवार को जीत मिली थी। यानी देखा जाए तो दूसरा चरण महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2020 में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था, खास तौर पर शाहबाद मगध रीजन में। इस रीजन में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी महागठबंधन यहाँ पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, तो एनडीए कमजोर पड़ा है। एनडीए का कुशवाहा यानी कि कोई वोट बैंक बुरी तरह से बिखर गया है। ऐसे में महागठबंधन यहाँ से बड़ी लीड हासिल करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ 2020 की तुलना में ओवैसी की चमक कमजोर पड़ी है, जिसके चलते सीमांचल रीजन में भी महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिल सकती है। अब बात मिथिलांचल और कोसी के साथ चंपारण रीजन की है, जहां 52 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये वही रीजन है जहां 2020 के चुनाव में एनडीए ने बड़ी बढ़त हासिल की थी। कुल 37 सीटें यहां से जीती थी, लेकिन इस बार इस रीजन में काफी करीबी लड़ाई दिखाई दे रही है। एनडीए की उम्मीद बीजेपी, जेडीयू के पारंपरिक वोटरों पर टिकी है, लेकिन यहाँ महागठबंधन रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को हवा देकर मुकाबले को धार देने में जुटा है। महागठबंधन के साथ उसका परंपरागत मुस्लिम और यादव वोट इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं का भी बड़ा समर्थन महागठबंधन के साथ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार बनते ही 20 महीनों में वो जो भी घोषणाएं कर रही हैं उन्हें लागू कर देंगे। तो दूसरी तरफ एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को लेकर चिंता ही दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने पिछले चुनावों की तुलना में इस बार कम रैलियां भी की हैं, जिसके बाद ये दावे भी हो रहे हैं कि अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो वो नीतीश को किनारे भी लगा देगी। लेकिन क्या बीजेपी को ये मौका मिल पाएगा? क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही महागठबंधन में जिस तरह से उत्साह दिखाई दिया है और दूसरे चरण में भी उसके भारी पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि 14 नवंबर के बाद एनडीए की सरकार जा सकती है। फिलहाल बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग में किस दल का दबदबा रहेगा, ये सब कुछ छोटी पार्टियों के प्रदर्शन पर टिका हुआ है। इसके साथ ही गठबंधन के सहयोगी दल अपना वोट ट्रांसफर कराने में कितना कामयाब रहते हैं, ये भी चुनाव नतीजे तय करेगा। वैसे दोनों ही गठबंधनों के पास एक परंपरागत मतदाता वर्ग है, जो इस बार भी मजबूती से अपने गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा वर्ग जो किसी दल के साथ नहीं जुड़ा, उसका वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में जो भी गठबंधन इस समुदाय को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएगा, उस गठबंधन की जीत तय हो जाएगी। और इस रेस में तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।